नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो आ, एक ऐच्छिक शिक्षण विषय है, जो हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र, हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र में जो हमारी इकाई है तृतीय, हमारी जो इकाई है तृतीय, जो कि हिंदी के आधारभूत कौशल, हिंदी के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध को लेकर ये इकाई दी गई है। ये तृतीय इकाई है। और इस तृतीय इकाई में हिंदी भाषा से जुड़े हुए जो मतलब भाषा की जो आधारभूत कौशल हैं, जिन पर भाषा की संपूर्ण जो व्यवस्था है, भाषा की जो व्यवस्था है वो उस पर एक टिकी हुई है। संपूर्ण भाषाई व्यवस्था का एक आधार स्तंभ है। तो उस आधारभूत कौशलों के माध्यम से हम इस इकाई में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। साथ में ऐसे उन शिक्षण सूत्रों का अध्ययन भी इन भाषा कौशलों के साथ साथ हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ इस हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र का अन्य विषयों के साथ में क्या अंतर संबंध है, वो हिंदी विषयों से किस प्रकार अंतर संबंधित है और उसकी आवश्यकता अन्य विषयों में किस प्रकार से पड़ती है, या अन्य विषयों के शिक्षण में जो हिंदी है वो किस प्रकार से सहायक है, तो इसका अध्ययन भी हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी के आधारभूत कौशल के पढ़ने के बारे में। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है भाषाई कौशल का अर्थ। भाषाई कौशल का अर्थ। भाषाई कौशल का अर्थ क्या होता है? भाषा के कौशल का अर्थ क्या होता है? भाषा के कौशल का अर्थ साथियों ये होता है। तो भाषा के कौशल के अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हम एक बात पर गौर करेंगे कि भाषा के अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है, वो होता है अध्येता। अध्येता होता है। अध्येता कौन होता है? जो अध्ययन करने वाला। और अध्ययन करने वाला होता है जो छात्र भी कह सकते हैं हम, उसकी अध्ययन करने वाला भी कह सकते हैं। उस विषय का जो अध्येता है, उसका भाषा या शिक्षण का इस विषय का अध्ययन करने वाला व्यक्ति अध्येता कहलाएगा। और ये इस भाषा का केंद्र बिंदु होता है। तो इस व्यवहार में सबसे पहले भाषा शिक्षण और भाषा की जो व्यवहार है उसको रखा जाता है। भाषा का व्यवहार हम किस प्रकार से रखते हैं कि भाषा का व्यवहार वो होता है जिसमें दो क्रियाएं होती है। एक तो भाषा, मैं बता देता हूँ, भाषा व्यवहार मुख्यतः तो दो क्रियाओं पर आधारित है। पहला जो व्यवहार है वो किसी की बोलने की क्रिया होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी भाव विचार वाणी एवं शब्दों की शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता एवं भाषा का सही रूप, भावों एवं विचारों का सही प्रकटीकरण करता है, वो मतलब चाहे बोलकर करता है तो वो बोलकर भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार अन्य व्यक्तियों के सामने करता है, तो ये क्रिया कहलाएगी भाषा व्यवहार में बोलने की क्रिया कहलाएगी। ठीक दूसरी जो क्रिया होती है, बिल्कुल उसकी प्रतिकूल क्रिया जो होती है, वो क्रिया है दूसरों के सुनने की क्रिया। जिस वक्ता ने किसी कथन को बिल्कुल भाव, विचार एवं वाणी के अनुरूप अपने मन के भावों, विचारों एवं सही शब्दों एवं सही वर्तनी, सही उच्चारण एवं सही ध्वनि का प्रयोग करते हुए स्पष्ट शब्दों में किसी बात को उच्चारित करते हुए अपने भावों को संप्रेषित करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगला वाला व्यक्ति इसकी भावों एवं विचारों एवं उसकी जो संप्रेषित किया गया विचार या जो कथन है उसको उसी रूप में, उसी भाव के अनुसार, उसी भाव के अनुरूप एवं उसी विचार को बिल्कुल अपने मन में, अंतर्मन में इसको ग्रहण करता है, तो ये भाषा व्यवहार की क्रिया संपूर्ण कहलाएगी। जैसे देखा होगा
कि पहले जमाने में जैसे हमने पढ़ा है, संवादिया कहानी पढ़ी है। संवादिया कहानी जो फणीश्वरनाथ रेणु की है, उसमें जो संवाद जो संप्रेषित करने वाला व्यक्ति होता है, जब वो अपने उस गांव की जो बहुरानी होती है, उसके परिवार, उसके पीहर पक्ष, उसके मायके में जाता है और उस पर पड़ने वाले जो दुख दर्दों एवं उसके जो अत्याचार जो हो रहे हैं और जिन दुखों को वो झेलती हैं उस गांव की बहुरानी, तो उस गांव की जो संदेश उसे मतलब भाव भंगिमाओं के द्वारा, जो उसी भावों के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा संदेश उसे दिया जाता है, उस संदेश को बिल्कुल उसी रूप में वो जाके उसके मायके सुनाता है और उसके पीहर पक्ष से उसके भाई लेने आते हैं उसे। तो कहने का मतलब होता है भाषा का सही रूप वही होता है जो बिल्कुल जो बोलने वाला व्यक्ति है होता है, वो व्यक्ति अपने मन के विचार, भावों, शब्दों का उच्चारण, वर्तनी, शब्दों का सही चयन, शब्दों का सही प्रभाव एवं उच्चारण की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए अपने विचार को संप्रेषित करता है उस ढंग से। तो अगला वाला व्यक्ति उस विचार को उसी रूप में ग्रहण करे, तो ये जो क्रिया होगी ये भाषा व्यवहार की क्रिया कहलाएगी। तो अब भाषा व्यवहार की क्रिया होगी तो मतलब विचारक की भाषा का प्रभाव उतना ही प्रभावशाली रूप से अगले वाले के सामने प्रकट होगा। ये तो थी दो व्यक्तियों के मध्य, लेकिन भाषा व्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सामने भी हो सकता है या सैकड़ों लोगों के सामने भी हो सकता है। तो साथियों, भाषा का जो व्यवहार है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब बात आती है बोलने से जो तात्पर्य है, जो अब यहाँ पर जो बोलने की बात की गई है, तो बोलने से जो हमारा तात्पर्य है अपनी बात को कहने वाला व्यक्ति। तो बहुत सी जगह से हम मतलब इतने पहले जमाने में राजा महाराजा या मतलब जो कवि बंधु बांधव होते थे, कवि बांधव होते थे, या मतलब जो कवि या भाट या मतलब उस तरह के जो राजकवि होते थे, वो भाषा का एक मौखिक रूप में, भाषा को लिखित रूप में भी लिखते थे, तो उस रचनाओं को वो मौखिक रूप से याद भी कर लेते थे। और जब भी राजा महाराजाओं को युद्ध में जरूरत पड़ती थी तो उन विरुद्धावलियों को, उन अपने ख्यालों को या इतिहास को मतलब अपने शब्दों में वर्णित करते थे और उसके माध्यम से राजा महाराजाओं में एक वीरता का जोश होता था और वो लड़ते थे मातृभूमि के लिए। तो कहने का मतलब ये होता है भाषा को मौखिक रूप से आप कितने अच्छा बोलकर आप उसको अच्छे शब्दों के चयन के माध्यम से उसे संप्रेषित कर सकते हैं, और ये तो हो जाएगा बोलने का कौशल। तो भाषा का जो वास्तव में यहाँ पर जो अर्थ बताया गया है, भाषाई कौशल का अर्थ होता है कि आप भाषा का कुशल प्रयोग कैसे कर सकते हैं। भाषा का कुशल प्रयोग, भाषा का कुशल प्रयोग, भाषा का कुशल प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं। और भाषा के जो 4 कौशल बताए गए हैं मैं लिख लेता हूं साथियों। भाषा के जो कौशल है मुख्यतः सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। साथियों, हम बालकों में जब अध्ययन करवाते हैं, शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो सबसे पहले बालक को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो कहानियों के माध्यम से बालक को उसमें श्रवण कौशल का विकास करते हैं, सुनने के कौशल का विकास किया जाता है। फिर बालक जो सुनता है, समझता है और अपनी भाषा में उसकी प्रतिक्रिया बोलकर करता है, तो उसके बोलने का कौशल भी यहाँ पर विकसित होता है। ठीक उसी प्रकार से फिर बालक को मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब आड़ी तिरछी लाइनों के द्वारा या उसे पेंसिल हैंड बैलेंस कराया जाता है और लेखन का अभ्यास कराया जाता है, कुछ वर्णों के द्वारा, कुछ आकृतियों के द्वारा, कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनों के द्वारा, या फिर डॉट डॉट होता है उसके माध्यम से बालक को एक घोटने का अभ्यास कराया जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो मतलब पढ़ने के साथ साथ में लेखन का अभ्यास भी कर रहा है। लेखन का अभ्यास ऐसा अभ्यास होता है जिसके माध्यम से बोलने में जितना प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव लेखन कला में भी होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसकी लेखन कला का जो स्वरूप है वो निखरता जाता है। तो लेखन कला का जो विकास है वो व्यक्ति में धीरे धीरे प्रयास करने पर उसमें भावों एवं विचारों एवं शब्दों का चयन, उसकी व्याकरण की दृष्टि, उसकी परिशुद्धता, उसकी प्रकृष्टनिष्ठ भाषा एवं उन विचारों का
जो पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन को एक उद्वेलित करे, किसी के मन को झकझोरे। यदि भाषा में जो बात कही गई है लेखन कला में, तो लेखन कला में वो शक्ति होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला जो पाठक है उसके मन को हमेशा वो मन उसको पढ़ने के लिए लालायित है और उसके पढ़कर उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे, तो लेखन कला का सही मायने में विकास वहाँ पर कहलाता है। तो साथियों, आज भाषा का जो अर्थ हमने भाषाई कौशल का अर्थ समझा है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।